जय हिंद साथियों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज हम लोग हिंदी साहित्य के बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे और ये हमारा पहला लेक्चर होगा। तो आज हम लोग हिंदी साहित्य के बारे में पूरा डिटेल अध्ययन करने वाले हैं। जो हमारा आज का मुख्य टॉपिक है वह हिंदी साहित्य का जो कालक्रम है, हिंदी साहित्य का कालक्रम बोलियां और उस पे क्षेत्र पर आधारित है। बोलियां एवं उनके क्षेत्र, ठीक। तो आज हम लोग इसी पे डिटेल अध्ययन करने वाले हैं कि जो हिंदी साहित्य का जो कालक्रम है उसमें कितनी बोलियां हैं, कितनी भाषाएं हैं, कितनी उपभाषाएं हैं, इन सभी बातों का हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं जो हिंदी है, ये हिंदी आखिर आई कहाँ से। तो देखिए, दरअसल बात है पहले समय में भारत का जो व्यापार करने का जो संबंध था फारस देशों से बहुत ही ज़्यादा था। जो फारस के लोग थे भारत में अक्सर व्यापार करने के लिए सिंधु नदी को पार करके भारत में आते थे उत्तर पश्चिम के क्षेत्र से, और इसे जो है सिंह द्वार के भी नाम से जाना जाता था। तो जो यूरोपियन लोग थे वह भारत के साथ व्यापार करने के लिए एक अच्छे संबंध को बनाए हुए थे। तो अक्सर जो है यूरोपीय देशों को जो है उसमें जो फारस है उसका संबंध बहुत ही ज़्यादा था। तो जो फारस के लोग थे, ये फारस के लोग, जो फारस के लोग थे, ये सिंधु, आप समझ रहे हैं ना, ये सिंधु क्या थी, एक नदी थी। तो इसमें जो सौ का उच्चारण वो लोग करते थे उसे हो नाम से करते थे। यानी सौ को अगर हम लोग कन्वर्ट कर दें कुछ इस प्रकार से, सौ का उच्चारण किस में, हो में करते थे, और ये जो ध का उच्चारण है इसे किस में करते थे, दो में करते थे। तो इसी सिंधु से क्या बन गया, हिंदू बन गया, ठीक है ना। अगर हम सौ के जगह क्या लिख दें, हो लिख दें, और ध के जगह हम क्या लिख दें, दो लिख दें, तो सीधे सीधे हमारा क्या बन जाएगा, हिंदू बन जाएगा। तो सिंधु नदी को उन लोगों ने क्या नाम दे दिया, हिंदू नाम दे दिया। तो आगे चल के यही हिंदू किस में कन्वर्ट हो गया, हिंदुस्तान में कन्वर्ट हो गया, हिंदुस्तान, ठीक है। तो जो फारसियन लोग थे वह सिंधु नदी को पार करके भारत में प्रवेश करते थे व्यापार के लिए, और वह जनरली जो सिंधु का जो उच्चारण है वह हिंदू में करते थे, ठीक। यानी उनके यहाँ जो प्रचलन था, सौ को ह बोलने वाला था और ध को किस में वो बोलते थे, दो में बोलते थे। तो सिंधु ही आगे चल के क्या बन गया, हिंदू बन गया। और जब वह सिंधु नदी को जैसे पार करते थे तो हमारा भारत देश ही पड़ता था, हिंदुस्तान ही पड़ता था। तो इस तरीके से कुछ इसका अपने जो हिंदुस्तान देश में जो हिंदू है इसको इस तरीके से उन्होंने कन्वर्ट किया, सिंधु को किस में कन्वर्ट कर दिया, हिंदू में कन्वर्ट। अब हम लोग बात करते हैं कि हिंदी जो है वह विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। अगर हम लोग बात करें तो विश्व की लगभग जो 3000 भाषाएं हैं उसमें से हमारा हिंदी भी क्या है, एक है, ठीक है। तो हिंदी जो है वो विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि यह हमारा जो हिंदी है यह किस भाषा परिवार का है, तो हमारा जो हिंदी है ये भारोपीय भाषा परिवार की एक भाषा है। तो अक्सर ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि हमारा जो हिंदी है वो किस परिवार की भाषा है, तो भारोपीय भाषा परिवार। भारोपीय भाषा परिवार का मतलब ये हुआ भारत और यूरोप की जो भाषा थे वह हमारा जो क्या है, हिंदी है। भारत में 4 भारोपीय भाषा परिवार
हैं, कौन कौन सी हैं? भारत में 4 भाषा परिवार हैं। पहला जो होता है उसमें भारोपी है, फिर द्रविड़ है, फिर आस्ट्रिक है, और उसके बाद एक और नाम आता है चीनी तिब्बती का। तो मैं इसे आपको दिखा देता हूँ। भारत में 4 भाषा परिवार हैं। 4 भाषा परिवार, भारत में 4 भाषा परिवार हैं। नंबर 1 पे आता है भारोपीय, ठीक। दूसरे नंबर पे आता है, आप कह सकते हैं, द्रविड़ को। तीसरे नंबर पे आप नाम देख सकते हैं आस्ट्रिक को, और चौथे नंबर पे हमारा जो है चीनी तिब्बती है। चीनी तिब्बती, मतलब भारत में 4 भाषा परिवार हैं। पहला भारोपी, दूसरा द्रविड़, तीसरा आस्ट्रिक, और चौथा क्या है? चीनी तिब्बती। तो मैं आपको बता दूं कि जो भारोपी भाषा परिवार है वह 73% लोग बोलते हैं। भारोपी भाषा परिवार भारत में 73% लोग बोलते हैं। द्रविड़ को 25% लोग बोलते हैं। द्रविड़ को 25% लोग इसको बोल लेते हैं, और आस्ट्रिक को 1.3% लोग बोल पाते हैं। सबसे कम जो मात्रा होती है वो चीनी तिब्बती की होती है, 0.7%। तो क्लियर हो गया। पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? जो यूरोपीय लोग थे वह भारत में व्यापार करने के लिए सिंधु नदी को पार करके आते थे, और अक्सर हमारा व्यापार जो है फारस देशों के साथ था, खाड़ी देशों के साथ, और वही फारसी लोग सिंधु को किस में बदल दिए? हिंदू में बदल दिए। और भारत में जो भाषा परिवार है वह 4 भाषा परिवार है। सबसे पहला आता है भारोपी, 73% लोग बोलते हैं। द्रविड़ को 25% लोग बोलते हैं, और आस्ट्रिक को 1.3% लोग बोलते हैं, और चीनी तिब्बती को 0.7% लोग बोल पाते हैं, ठीक। अब जो हमारी हिंदी है यह भारोपीय अर्थात भारत यूरोप के भारतीय ईरानी शाखा के भारतीय आर्य भाषा की एक उपशाखा है, ठीक है। हमारी जो हिंदी भाषा है वह भारत यूरोप का एक, क्या कहते हैं हम लोग, भारत यूरोप अर्थात भारतीय ईरानी शाखा की भारतीय आर्य भाषा है, ठीक। तो हम लोग जो भाषा बोलते हैं, हमारी कौन सी भाषा? भारतीय आर्य भाषा। तो भारतीय आर्य भाषा 3 कालखंडों में विभाजित किया जा सकता है। हमारी जो हिंदी भाषा है वो भारतीय आर्य भाषा है। भारतीय आर्य भाषा, और भारतीय आर्य भाषा को 3 कालखंडों में विभक्त किया जा सकता है। भारतीय आर्य भाषा को 3 कालखंडों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। दूसरा हम लोग ले सकते हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। तीसरा हमारा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, ठीक।
तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, 3 कालखंडों में भारतीय आर्य भाषा को विभाजित किया जा सकता है। जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है वो 1500 से 500 ईस्वी पूर्व की भाषा है। ये जो है 1500 से 500 ईस्वी पूर्व ये भाषा बोली जाती थी। और प्राचीन भाषा में ही हमारा जो है वैदिक संस्कृत है, लौकिक संस्कृत है, ठीक, पाली, प्राकृतिक और अपभ्रंश है। इसी में वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, ठीक है। तो जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, मैं इधर लिख देता हूँ, जो हमारी वैदिक संस्कृत है, ठीक, लौकिक संस्कृत है, फिर हमारे जो है पाली हैं, प्राकृत और अपभ्रंश, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, ये प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आते हैं। और ये प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो है 1500 से 500 ईस्वी पूर्व बोली जाती थी। इसके बाद आता है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, इसका जो काल है वो 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, ठीक। तो मध्यकालीन जो भारतीय आर्य भाषा है 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व की भाषा है। सॉरी, हमने यहाँ पे ये लिख दिया पाली, प्राकृतिक और अपभ्रंश, ये जो है मध्यकालीन में आते हैं। पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, ठीक। तो जो पाली, प्राकृत और अपभ्रंश थे ये मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आते थे। और जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है इसमें वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, ठीक। वैदिक संस्कृत आप समझ सकते हैं कितना कठिन होता है वैदिक संस्कृत पढ़ना। कभी आप नेट पे पढ़िएगा, खोल के देखिएगा वैदिक संस्कृत कितना कठिन होता है पढ़ना। वैदिक संस्कृत, उसके बाद लौकिक संस्कृत, ये प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो हमारा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल जो है वो 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक था। अब बात करते हैं हम लोग आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की। तो 1000 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व से अब तक का जो कालखंड है ये आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल के अंतर्गत आता है। इसमें हमारे जो हिंदी भाषा है, जैसे हिंदी भाषा हो गया और हिंदी भाषा से संबंधित जैसे बंगला हो गया, उड़िया हो गया, असमिया हो गया, गुजराती हो गया, मराठी हो गया, ये सब भाषाएं जो हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो हम लोग जो है भारतीय आर्य भाषा को 3 कालखंडों में विभाजित करके यहाँ पे पढ़ लिया, ठीक है। हाँ, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल, जैसे इसमें क्या हिंदी हो गया, बंगला हो गया, असमिया हो गया, मराठी हो गया, गुजराती हो गया, ये सब जो भाषाएं हैं ये आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल के अंतर्गत आते हैं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल के अंतर्गत पाली आती हैं, प्राकृत आती हैं, अपभ्रंश आती हैं। और प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो है उसके अंतर्गत वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत आती है। तो हम लोगों ने ये टॉपिक कवर कर लिया, भारतीय आर्य भाषा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। एक एक चीज़ हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे हम लोगों ने प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को पढ़ा, मध्यकालीन पढ़ा, फिर आधुनिक भारतीय आर्य भाषा पढ़ा। अब हम लोग देखते हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। तो देखिए,
देखिए भारतीय आर्य भाषा को हमने 3 कालखंडों में विभाजित कर दिया। पहला क्या है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, तो उसे अब हम लोग देखते हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। तो अभी हमने आपको बताया है जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, इसमें जो वैदिक संस्कृत है उसका कालखंड जो है 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व है। वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत इसका जो कालखंड है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के कालखंड को हम लोग क्या कहते हैं, इसमें जो है यानी 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, 1000 ईस्वी पूर्व, मतलब इसके मध्य जो भाषा बोली जाती थी वो वैदिक संस्कृत हमारे थे, ठीक है। और जो लौकिक संस्कृत है जो पाणिनि के द्वारा लिखा गया है, और 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व लौकिक संस्कृत, 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। तो वैदिक संस्कृत कहाँ से कहाँ तक बोला जाता था, 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। लौकिक संस्कृत 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। क्लियर है। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का तो आप यहाँ मैंने आपको बता ही दिया था, जब हम लोग भारतीय आर्य भाषा काल को विभाजित कर रहे थे तो उसमें प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल को हमने आपको बताया था कि 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व के बीच की जो भाषा है वो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत है। लेकिन अलग अलग इसका अगर हम लोग कालखंड देखेंगे, जो वैदिक संस्कृत कहाँ से कहाँ तक बोली जाती थी, तो 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। लौकिक संस्कृत 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का। दूसरा हम लोगों का जो टॉपिक है वो क्या है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है इसको हम लोग जो है 3 कालखंडों में विभाजित कर सकते हैं। पहला प्राकृतिक, पहला पाली, फिर प्राकृत और अपभ्रंश। देखिए जो पाली है, तो जो पाली है, पाली का जो कालखंड है वो 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक था। 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक ये था पाली का कालखंड। ये जो पाली आता है ये मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल के अंतर्गत आता है। इसका जो टाइम था 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक था, ठीक। और इसमें अक्सर क्या लिखे जाते थे, जैसे जो बुद्ध के द्वारा जो दिए गए उपदेश हैं वो सभी उपदेश किस में हैं, पाली भाषा में है। बुद्ध के उपदेश, आप सभी लोग बुद्ध से परिचित हैं। जो बुद्ध हैं उनके उपदेश इसी पाली में थे। और ये जो पाली है ये 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक था। इसके बाद क्या आता है, पाली के बाद आता है प्राकृत। तो प्राकृत कितना था, अब यहीं से शुरू होगा। 1 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी तक। 1 ईस्वी पूर्व नहीं, 1 ईस्वी से कहाँ तक, 500 ईस्वी तक। मतलब पाली जो है वो 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक था। बुद्ध के सभी उपदेश उसी में थे। जो प्राकृत है वह 1 ईस्वी से शुरू होता है और 500 ईस्वी तक जाता है। इसमें जो है महावीर के सभी उपदेश हैं। महावीर, तो जो महावीर के सभी उपदेश हैं, महावीर के सभी उपदेश वो किस में हैं, प्राकृत में हैं। और पाली में भगवान बुद्ध के जितने उपदेश हैं वो किस में हैं,
पाली में, और महावीर के जो उपदेश हैं वो किस में है? प्राकृत में। और इनका जो काल है पाली का 500 से 1 ईस्वी तक है, प्राकृत का 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक है। इसके बाद आता है अपभ्रंश काल, तीसरा आता है अपभ्रंश। तो अपभ्रंश का कहाँ से कहाँ तक था? अपभ्रंश का 500 से 1000 ईस्वी तक था। 500 से 1000 ईस्वी तक का जो कालखंड था वो अपभ्रंश था। फिर अपभ्रंश के बाद इसी में एक अवहट्ट आ जाता है, चौथे नंबर पर अवहट्ट। तो अवहट्ट का जो कालखंड था वो 900 से 1100 ईस्वी तक था। 900 से 1100 ईस्वी तक का जो कालखंड था वो अवहट्ट का कालखंड था। तो अक्सर ये पेपर में पूछ देता अवहट्ट का कालखंड कहाँ से कहाँ तक था। तो 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक के कालखंड को हम लोग क्या कहते हैं? अवहट्ट का कालखंड। और 500 से 1000 ईस्वी तक के कालखंड को हम लोग क्या कहते हैं? अपभ्रंश कालखंड। प्राकृत का कहाँ से कहाँ? 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक था। महावीर के सभी उपदेश इसी में है। और 500 से 1 ईस्वी तक जो है पाली में है, बुद्ध के सभी उपदेश है। तो अपभ्रंश 500 से 1000 और अवहट्ट 900 से 1100 तक था। इसी को हम लोग संक्रमणकालीन भाषा भी कहते हैं। संक्रमणकालीन भाषा। तो कभी कभी सीधे ऐसे न पूछ करके अवहट्ट काल संक्रमणकालीन भाषा का काल पूछ देता है। पूछ देगा कि संक्रमणकालीन भाषा जो है उसका जो कालखंड क्या है, तो आपको अवहट्ट का ही बताना है 900 से 1100 ईस्वी तक। ठीक है। तो हम लोगों ने प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को पढ़ लिया, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा को पढ़ लिया। अब हम लोग देखते हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ठीक। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ठीक। तो जैसे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है, उसी प्रकार से आधुनिक भारतीय आर्य भाषा भी है। भारतीय आर्य भाषा को हमने पहले ही बता दिया 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में सबसे पहले प्राचीन हिंदी आती है, प्राचीन हिंदी। फिर क्या आती है? मध्यकालीन हिंदी, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी। तीसरा क्या आता है? आधुनिक हिंदी। ठीक। अब हम लोग इसका कालखंड देख लेंगे। जो प्राचीन हिंदी है 1100 से 1400, 1100 ईस्वी से अभी जो संक्रमणकालीन 900 से 1100 तक ख़त्म हुआ था, तो उसके जस्ट बाद प्राचीन हिंदी शुरू हो जाती है। 1100 से हमारा हो जाता है 1400 ईस्वी तक। 1100 से 1400 ईस्वी तक। ठीक है। तो जो 1100 से जो 1400 ईस्वी तक का जो काल है उसमें क्या आता है? प्राचीन हिंदी आता है। फिर मध्यकालीन हिंदी शुरू हो जाता है 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक। तो जो 1400 से 1850 ईस्वी तक का जो कालखंड है उसमें हमारा क्या आता है? मध्यकालीन हिंदी आता है। फिर हम लोग बात करते हैं आधुनिक कालीन हिंदी की। तो जो 1850 से शुरू होकर के जो अब तक का जो काल है, अब तक, ये किस में आता है? ये आधुनिक कालीन हिंदी में आता है। ठीक। थोड़ा सा मैं स्याही इसमें डाल लूँ, फिर अब आपको बताते हैं आगे। तो ये रहा
आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का कालखंड। तो हम लोग पढ़ लिए आराम से कि जो भारतीय आर्य भाषा है कितने कालखंडों में विभाजित की गई है। तो 3 कालखंड हैं, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल। प्राचीन को हम लोगों ने पढ़ लिया वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में। वैदिक संस्कृत 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, लौकिक संस्कृत 1000 से 500 ईस्वी पूर्व। अब मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल में हम लोगों ने पाली को पढ़ लिया। पाली हो गया, प्राकृत हो गया, अपभ्रंश हो गया। पाली है 500 से 1 ईस्वी तक, फिर प्राकृत 1 से 500 और फिर जो है प्राकृत 500 से 1000 ईस्वी तक। इसके बाद एक टॉपिक और हम लोग अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जो विकास हुआ उसको हम लोग देख लेते हैं। अपभ्रंश से भारतीय आर्य भाषाओं का, अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास कैसे हुआ, इसे हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारा अपभ्रंश है इससे आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जो है इसका विकास कैसे हुआ। तो अपभ्रंश में सौरसेनी अपभ्रंश आता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश, तो देखिए जो सौरसेनी अपभ्रंश है इसमें हम लोग पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती आती है। जो हमारी पश्चिमी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती, ये जो तीनों भाषाएं हैं ये सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती हैं। ठीक, तो परीक्षा में अक्सर पूछ देता है कि जो सौरसेनी अपभ्रंश है मतलब पश्चिमी हिंदी जो है वो किस अपभ्रंश की भाषा है, तो सौरसेनी अपभ्रंश। राजस्थानी किस अपभ्रंश की भाषा है, सौरसेनी अपभ्रंश। गुजराती किस अपभ्रंश की भाषा है, तो सौरसेनी अपभ्रंश। जो हमारी पूर्वी हिंदी है वो अर्धमागधी के अंतर्गत आती है, अर्धमागधी। तो अर्धमागधी की जो भाषा है वो कौन सी है, पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। जो सौरसेनी अपभ्रंश है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। अर्धमागधी अपभ्रंश जो है उसमें पूर्वी हिंदी आता है। तीसरा हम लोग बात करते हैं मागधी का। तो मागधी अब ये भी एक अपभ्रंश ही है। तो इसमें आता है बिहारी, जो बिहारी लैंग्वेज है, बिहारी हो गया, बंगला हो गया, उड़िया हो गया। बिहारी, बंगला और उड़िया, ये जो तीनों लैंग्वेज है ये मागधी के अंतर्गत आता है। तो ये भी फैक्ट इम्पोर्टेंट है। बिहारी, बंगला और उड़िया किस अपभ्रंश के अंतर्गत आता है, तो मागधी। पूर्वी हिंदी अर्धमागधी। चौथा इसमें हमारा आता है खस। तो जो पहाड़ी हिंदी है, खस, पहाड़ी हिंदी, तो पहाड़ी हिंदी हमारा जो है इसी के अंतर्गत आता है, खस। फिर एक और है ब्रांचड़। ब्रांचड़ पांचवा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ब्रांचड़। तो इसमें पंजाबी आता है और सिंधी आता है। छठा आता है हमारा महाराष्ट्री।
महाराष्ट्री। तो महाराष्ट्री में क्या आता है? मराठी आता है। तो ये जो आप पढ़े हैं, मतलब अपभ्रंश से जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का जो विकास है कुछ इस प्रकार से है। पश्चिमी हिंदी हमारी किसकी है? सौरसेनी की है। गुजराती कहाँ की है? सौरसेनी की है। और राजस्थानी कहाँ की है? वो भी सौरसेनी की है। जो पूर्वी हिंदी बोली जाती है वो पूर्वी हिंदी किसकी है? अर्धमागधी की है। और मागधी में क्या क्या आता है? तो बिहारी, बंगला और उड़िया आता है। खस जो है वो पहाड़ी हिंदी की भाषा है। और ब्रांचड़ क्या है? ब्रांचड़ के अंतर्गत पंजाबी और सिंधी आते हैं। और महाराष्ट्री के अंतर्गत मराठी आते हैं। ठीक, अब हम लोग इसके बाद एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो हमारा हिंदी शब्द है ये फारसी भाषा का शब्द है। ये भी कभी कभी पेपर में पूछ देता है, जो हिंदी शब्द है वो किसका भाषा, किसका शब्द है? तो फारसी भाषा का शब्द है। और हिंदी को 14 सितंबर 1949 को 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये सीधे सीधे एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि हमारी जो हिंदी है इसको ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो 14 सितंबर 1949 को। और पहला जो हिंदी दिवस है वो 14 सितंबर 1950 को मनाया गया। फर्स्ट हिंदी दिवस 14 सितंबर 1950। देखिए, जो हमारी हिंदी लैंग्वेज है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा 14 सितंबर 1949 को मिला, लेकिन जो फर्स्ट हिंदी दिवस है वो 14 सितंबर 1950 को मनाया गया। ठीक, जो हमारी राजभाषा हिंदी है उसकी जो सबसे छोटी इकाई है वो बोली है। मैं यहाँ पे ले देता हूँ, राजभाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई उसे हम लोग क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। तो राजभाषा की जो सबसे छोटी इकाई है बोली है। बोली जो होता है वो बहुत छोटे क्षेत्र में बोला जाता है और इसमें साहित्य की रचना नहीं होती है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है क्या जो बोली है हमारी उसमें साहित्य की रचना होती है? तो नहीं होती है। बोली जो है एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है और इसमें साहित्य की रचना नहीं होती है। साहित्य की रचना उसमें होती है जो एक बहुत बड़े क्षेत्र में बोला जाता है, उसमें साहित्य की रचना होती है। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं विभाषा की, तो जो विभाषा होती है एक बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है और इसमें साहित्य की रचना होती है। बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, बड़े क्षेत्र में क्या किया जाता है? बोला जाता है और इसमें साहित्य की रचना होती है, साहित्य की रचना होती है। तो जो राजभाषा है उसकी जो सबसे छोटी इकाई है वो बोली है, जो और बोली जो है एक बहुत छोटे क्षेत्र में बोला जाता है। विभाषा जो है बहुत बड़े क्षेत्र में बोला जाता है और इसमें साहित्य की रचना होता है। ठीक है ना, और उसमें साहित्य की रचना नहीं होती है, यही अंतर है। चलिए अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे पूर्वी हिंदी पर। पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी। अभी आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो पूर्वी हिंदी है वो किसके अंतर्गत आता है। तो मैंने आपको भी बताया था कि जो पूर्वी हिंदी है वो अर्धमागधी के थ्रू आता है। अर्धमागधी हमारा एक क्या है? अपभ्रंश है और इसके अंतर्गत क्या आता है? पूर्वी हिंदी आता है। तो पूर्वी हिंदी में क्या क्या आते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पूर्वी हिंदी में हमारा अवधी आता है, अवधी,
बघेली और क्या क्या आता है, छत्तीसगढ़ी। ठीक, पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसी अवधि में हमारा रामचरितमानस लिखा गया है, रामचरितमानस, ABC नाम से इसे आप याद कर सकते हैं। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये जो है पूर्वी हिंदी की भाषा है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अब हम लोग बात कर लें अगर राजभाषा की, तो हमारी राजभाषा कितनी है, एक है। और उपभाषाएं कितनी होती हैं, उपभाषाएं, तो उपभाषाओं की संख्या 5 है। और बोलियां कितनी हैं, तो बोलियां आपको 17 मिलेंगी। ठीक, तो हमने राजभाषा को पढ़ लिया है। उपभाषाएं 5 हैं और बोलियां कितनी हैं, 17 हैं। अब हम लोग जितनी उपभाषाएं हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं जो उपभाषाएं हैं। उपभाषाएं जो इनके इसमें कुल कितने आते हैं इसके अंतर्गत, तो कुल 5 भाषाएं आती हैं, कुल 5 होती हैं। ये जो उपभाषाएं हैं वो कुल 5 होती हैं, अर्थात इनकी जो संख्या है वो कुल कितनी है, 5 है। पहले नंबर पे आती है राजस्थानी हिंदी। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। उपभाषाओं की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। पहला आता है राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, ठीक है ना। तो राजस्थानी हिंदी को मैं ऐसे ग्राफ के द्वारा बता दे रहा हूँ। इधर हमारा पूर्व है, इधर मान लीजिए क्या है, पश्चिम है, और इधर क्या है, उत्तर, और इधर क्या होता है, दक्षिण होता है। तो जो राजस्थानी हिंदी है वो राजस्थान में पूरब में जयपुरी, पूरब में जो होती है यह जयपुरी और ढूढ़ानी, पूरब में जयपुरी और ढूढ़ानी नाम से प्रचलित है। पश्चिम में मारवाड़ी, पश्चिम में मारवाड़ी हिंदी के नाम से बोली जाती है, और उत्तर में मेवाती और दक्षिण में मालवी। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछ देता है कि मेवाती हिंदी किसकी उपभाषा है, तो राजस्थानी हिंदी की। ठीक है ना, मेवाती हिंदी किसकी उपभाषा है, तो राजस्थानी हिंदी की। मारवाड़ी हिंदी किसकी उपभाषा है, तो राजस्थानी हिंदी की। और मालवी किसकी उपभाषा है, तो राजस्थानी हिंदी की। और जयपुरी और ढूढ़ानी किसकी उपभाषा है, तो किसकी उपभाषा है, राजस्थानी हिंदी की। ठीक, तो पूरब में जयपुरी और ढूढ़ानी, पश्चिम में मारवाड़ी, उत्तर में मेवाती और दक्षिण में मालवी। तो ये है राजस्थानी हिंदी। तो अब हम लोग बात करते हैं पश्चिमी हिंदी पर। तो राजस्थानी हिंदी क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी, तो पश्चिमी हिंदी में इसकी 5 बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी की मैं लिख देता हूँ, इसकी 5 बोलियां हैं, इसकी 5 बोलियां हैं, 1 2 3 4 और 5। जो हमारी पश्चिमी हिंदी है इसकी 5 बोलियां हैं। पहला आ जाता है आपका कौरवी, कौरवी या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, खड़ी बोली। फिर आ जाता है हरियाणवी,
कौरवी, हरियाणवी या इसी को हम लोग बांगरू कहते हैं। कौरवी या खड़ी बोली, हरियाणवी या बांगरू, ब्रजभाषा कन्नौजी और बुंदेली। ब्रजभाषा कन्नौजी और क्या है, बुंदेली। तो अभी हमने आपको एक ट्रिक बताया था जो पूर्वी हिंदी है, ABC नाम से हमने आपको ट्रिक बताया था, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। और राजस्थानी हिंदी हमने आपको बता ही दिया। 4 क्षेत्र हैं, पूरब में जयपुरी ढूढ़ानी, पश्चिम में मारवाड़ी, उत्तर में मेवाती और दक्षिण में मालवी। पश्चिमी हिंदी इसकी 5 बोलियां हैं। पहला कौरवी, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली। कौरवी को अगर हम के नाम दे दें, ब्रजभाषा को बी, फिर कन्नौजी को के, बुंदेली को बी और हरियाणवी को एफ, तो इसका हम लोग एक शानदार ट्रिक बना सकते हैं। कब 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 है, ठीक। के से हमारा हो गया कौरवी, बी से ब्रजभाषा, के से कन्नौजी, बी से बुंदेली और एच से हरियाणवी या बांगरू। तो जो पश्चिमी हिंदी है हमारी वो कब कब है, इसकी 5 बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं, 5 बोलियां हैं, ठीक है। पूर्वी हिंदी हमने आपको पढ़ा ही दिया है। पूर्वी हिंदी अभी हम लोगों ने कितना पढ़ा, राजस्थानी हिंदी को पढ़ लिया, फिर पश्चिमी हिंदी को पढ़ लिया। पूर्वी हिंदी में हमने आपको ABC बताया, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। फिर आता है एक चौथा बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी, यहाँ पे आप देख लें, पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में ABC आता है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। फिर बिहारी हिंदी, तो बिहारी हिंदी में मगही आता है, भोजपुरी आता है और मैथिली आता है। मैथिली, मगही और भोजपुरी। तो मैथिली, मगही और भोजपुरी, इसको हम कहें MMB। तो इसका जो ट्रिक है बिहारी हिंदी का, MMB, मैथिली, मगही और भोजपुरी। और इसका कौरवी, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा और हरियाणवी पश्चिमी हिंदी है। बिहारी हिंदी, मैथिली, मगही और भोजपुरी। पहाड़ी हिंदी इसकी 2 बोलियां हैं, कुमायूनी और गढ़वाली। चौथा आता है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी मैं यहीं पे लिख देता हूँ, इसको मिटा करके। पहाड़ी हिंदी, इसमें कुमायूनी और गढ़वाली। तो पहाड़ी हिंदी की जो भाषाएं हैं कुमाऊनी और गढ़वाली 2 होती हैं। ये मथुरा के आसपास बोली जाने वाली अपभ्रंश है, सौरसेनी अपभ्रंश कहलाती है। मथुरा के जो आसपास बोली जाने वाली अपभ्रंश है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सौरसेनी अपभ्रंश कहते हैं। तो पहाड़ी हिंदी में क्या क्या आता है, कुमायूनी और गढ़वाली। यानी पहाड़ी हिंदी की कुल उपभाषाएं कितनी हैं, 2 हैं। जो सौरसेनी हमारा अपभ्रंश है उसमें पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और गुजराती आता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, सौरसेनी अपभ्रंश, जब अपभ्रंश हम पढ़ा रहे थे वहाँ पर। एक बार मैं पुनः इसे रिवाइज कर देता हूँ। जो सौरसेनी अपभ्रंश है इसमें हमारा पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और गुजराती हिंदी आता है। पश्चिमी हिंदी, गुजराती हिंदी और क्या क्या आता है, राजस्थानी। ठीक है, तो सौरसेनी अपभ्रंश में पश्चिमी हिंदी, गुजराती और राजस्थानी आता है। ठीक, खस में आपको बता ही दिए हैं, पहाड़ी हिंदी होती है, ब्रांचर, सिंधी, मराठी
महाराष्ट्री। पैसाची में आता है पंजाबी और लहदा। एक पैसाची अपभ्रंश है, इसे भी आप देख लीजिएगा, पैसाची अपभ्रंश, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें आपका आता है पंजाबी और लहदा, पंजाबी और लहदा, ये सब बोलियां हैं, ठीक है ना, पंजाबी और लहदा। तो पैसाची अभी अपभ्रंश है एक, हमने अपभ्रंश आपको पढ़ाया है, सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, खस ब्रांचड़ और मराठी। ठीक, एक और चीज़ जान लीजिए, अनुच्छेद 343 के भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख है, जो कौरवी हिंदी और खड़ी बोली का मानक रूप है। अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 343, अनुच्छेद 343 जो भाग 17 है, उसमें राजभाषा का उल्लेख है। तो ये भी कभी कभी पूछ देगा कि हमारी जो राजभाषा है उसका उल्लेख किस में है, तो आर्टिकल 343 343 और पार्ट किस में है, 70। मतलब अनुच्छेद 343 और भाग 17 में हमारी राजभाषा हिंदी का उल्लेख है। और हमारी राजभाषा जो हिंदी है एक कौरवी खड़ी बोली का मानक रूप है, कौरवी खड़ी बोली का क्या मानक रूप है, ठीक है ना। एक चीज़ और देख लें, जो संस्कृत को राजभाषा के रूप में अपनाया गया है यूके और हिमाचल प्रदेश। ये भी पूछ देता है कि संस्कृत को राजभाषा के रूप में किसने अपनाया है, तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। तो बस आज इतना ही, और ज़्यादा लंबा वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा, और काफ़ी महत्वपूर्ण जितने भी फैक्ट थे उन सभी फैक्ट पे हमने चर्चा कर लिया है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको महसूस हो रहा हो कि ऐसा वीडियो हमें बनाना चाहिए, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में बताएं। और मैं दावा करता हूं कि मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि शायद यूट्यूब के इतिहास में ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और